Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you lesson number 22, The Ant and the Grasshopper, written by William Somerset Maugham from your book The Literary Battle in the subject of elective English, class +2, Punjab School Education Board. तो बच्चों जो विलियम सोमरसेट जो थे वो 1874 से लेके 1965 तक उनका जो समय था और वो लघु कथा के सबसे बड़े आचार्यों में से एक हैं. विलियम सोमरसेट मॉगम 1874-1965, one of the greatest masters of the short story form, was also one of the distinguished novelists and playwrights of England. वो इंग्लैंड के प्रतिष्ठित उपन्यासकारों और नाटककारों में से एक थे. He started his career as a student of medicine before he turned into literature. और उन्होंने साहित्य की ओर रुख करने से पहले अपने करियर की जो शुरुआत थी वो चिकित्सा के छात्र के रूप में जो थी वो की थी. Amongst his popular works of fiction are Cakes and Ale, a story based on Thomas Hardy's life. फिक्शन के उनके लोकप्रिय कामों में से केक्स और एले, थॉमस हार्डी के जीवन पर आधारित उनकी कहानी जो थी वो थी. और द रोजर्स एज, द स्टोरी ऑफ लैरी डॉरेल्स सर्च फॉर ट्रूथ. और फिर इसी तरह लैरी डॉरेल की सत्य की खोज की कहानी जो थी वो भी उन्हीं की रचना थी. एंड ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, अ स्टोरी विच इज पार्टली ऑटोबायोग्राफिकल. और जो मानव बंधन एक कहानी है जो आंशिक रूप से आत्मकथात्मक है. Besides novels, Maugham also wrote a number of successful plays which were popular with the lovers of the stage. He proved his best mettle in the field of short stories. More than 200 of his stories have been translated into several languages of the world. और उपन्यासों के अलावा जो मौघम थे उन्होंने कई सफल नाटक भी लिखे थे जो मंच के प्रेमियों के लिए बहुत ही लोकप्रिय थे. उन्होंने लघु कथा के क्षेत्र में भी अपनी सर्वश्रेष्ठ सूक्ष्मता जो थी यानी कि जो उनकी स्पेशलिटी थी वो साबित की थी. More than 200 of his stories have been translated into several languages of the world. His style is direct, straightforward, elegant, and eminently readable. His characters that step out of everybody's life are realistic and human, varied and interesting, living and dynamic. उनकी 200 से ज़्यादा जो कहानियाँ थी वो दुनिया के कई भाषाओं में उनका अनुवाद किया गया. उनकी शैली सीधी थी, सुंदर और प्रख्यात एवं पठनीय है. उनके किरदार जो हर किसी के जीवन से हटकर हैं, यथार्थवादी और मानवीय, विविध और दिलचस्प, जीवित और गतिशील हैं. यानी कि जो उनके कैरेक्टर्स हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे हम में से हर किसी की लाइफ में उस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें अपनी लाइफ में मिलेंगे. The Ant and the Grasshopper, like many of his stories, is a bold and realistic portrait of life. और चींटी और ग्रासहॉपर उनकी कई कहानियों की तरह जीवन का साहसिक एवं यथार्थवादी चित्रण है. In life, the dice generally appears to be loaded against those who are good, noble and hardworking. जीवन में पासा आमतौर पर उन लोगों के खिलाफ भरा हुआ दिखाई देता है जो अच्छी, महान और मेहनती होते हैं. Maugham shows that idleness and extravagance do not always end up in poverty, misery and bankruptcy. On the contrary, honest, painstaking and disciplined people are sometimes less fortunate than those who choose to idly enjoy life or to eat, drink and make merry like the proverbial grasshopper. The principle of poetic justice is more than often flouted by life. इस कहानी में मौघम दर्शाता है कि आलस्य एवं
अपव्यय हमेशा गरीबी, दुख या दिवालियापन में समाप्त नहीं होता। मतलब जो लोग आलसी होते हैं, खर्चीले होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ही गरीब रहें या दुखी रहें, ठीक है, उनकी लाइफ जो है अक्सर बहुत अच्छी निकलती है एंड तक। लेकिन जो लोग बहुत मेहनती होते हैं उनकी लाइफ में सिर्फ मेहनत, ईमानदारी, इसके सिवा कुछ नहीं होता और वो लोग अपनी ज़िंदगी बड़े हिसाब से जीते हैं। पर ये जो लोग होते हैं ये अपनी ज़िंदगी जो है बहुत खुल के जीते हैं। इसके विपरीत जो ईमानदार, मेहनती एवं अनुशासित लोग कभी कभी उन लोगों की तुलना में कम भाग्यशाली होते हैं जो आलसी जीवन का आनंद लेने के लिए या फिर जो लौकिक टिड्डे की तरह, है ना, खाने पीने के लिए जो अपनी लाइफ को चुनते हैं। उन लोगों का मेन मकसद क्या होता है कि लाइफ में खाओ पियो और ऐश करो, और वो कोई किसी तरह की कोई जो है टेंशन नहीं लेते हैं। तो चलिए करते हैं इस स्टोरी में मौकम जी क्या कहते हैं। When I was a very small boy, I was made to learn by heart certain of the fables, La Fontaine, and the moral of each was carefully explained to me. इसमें लेखक कहते हैं कि जब मैं बहुत छोटा लड़का था तो मुझे बताया गया था कि मैं जो भी सीखूं वह दिल से सीखूं। कुछ ला फेंटेन की दंत कथाएं और प्रत्येक दंत कथा की शिक्षा को मुझे बड़े ध्यान से समझाया जाता था। Among those I learnt was the ant and the grasshopper. और उन जो कहानियाँ थी उन कहानियों में से एक कहानी किसकी थी? Ant and the grasshopper की, which is devised to bring home to the young the useful lesson that in an imperfect world industry is rewarded and giddiness punished. तो उनमें से कहते कि मैंने सीखा कि चींटी और ग्रास हॉपर जो युवा को घर लाने थे के लिए तैयार थे उपयोगी सबक हैं। और वो उपयोगी सबक क्या है कि इस अपूर्ण दुनिया में उद्योग को पुरस्कृत किया जाता है और गरिमा को दंडित किया जाता है, ठीक है। और फिर आगे वो कहती हैं, इन दिस एडमायरेबल फेबल आई अपोलोजाइज फॉर टेलिंग समथिंग विच एवरी वन इज पोलाइटली बट inexactly supposed to know. The ant spends a laborious summer gathering its winter store, while the grasshopper sits on a blade of grass singing to the sun. Winter comes and the ant is comfortably provided for, but the grasshopper has an empty larder. He goes to the ant and begs for a little food. Then the ant gives him her classic answer, "What were you doing in the summer time?" तो फिर इसमें आगे वो कहते हैं कि इस कल्पित कहानी में मैं कुछ ऐसा बताने के लिए माफ़ी मांगता हूँ जो कि हर कोई विनम्रता से करता है, लेकिन वास्तव में माना जाता है कि चींटी को अपनी सर्दियों के लिए जो थी खाने के लिए जो सामान है वो इकट्ठा करना पड़ता है और उसके लिए वो गर्मी में बहुत मेहनत करती है, जबकि जो टिड्डा होता है वो घास पर बैठ के सूरज की गर्मी में जो अपना सॉन्ग गाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि विंटर कम्स, सर्दी आती है, एंड द आंट इज़ कंफर्टेबली प्रोवाइडेड फॉर, और जो चींटी होती है क्योंकि उसने गर्मी में सारा जो अपने खाने पीने का सामान स्टोर कर लिया था उसको बड़ी आसानी से वो मिल जाता है। बट द ग्रास होपर हैज़ एन एम्प्टी लार्डर, लेकिन जो ग्रास होपर होता है उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता स्टोर में। ही गोज टू द आंट, वो चींटी के पास जाता है, एंड बेग्स फॉर अ लिटिल फूड, और उससे थोड़ा सा खाना जो है वो मांगता है। Then the aunt gives him her classic answer, और फिर जो वो चींटी होती है वो उसे अपना जो है वही क्लासिक आंसर पूछ देती है, What were you doing in the summer time, कि तुम क्या कर रहे थे? I sang I shall all day all night, और वो कहता कि मैं गाता ही रहता था दिन रात। You sang why? Then go and dance, फिर वो कहती है कि तुम गाते रहते थे, क्यों? जाओ अब अपना डांस करो, कि अब अपना नाच नाचो। I do not ascribe it to
perversity on my part, but rather to the inconsequence of childhood, which is deficient in moral sense that I could never quite reconcile myself to the lesson. और वो कहते हैं कि मैं इसे अपनी ओर से व्यापकता के लिए नहीं बताता, बल्कि बचपन की असंगति जिसमें नैतिकता की कमी होती है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमें मॉरल वैल्यूज़ के बारे में नहीं पता होता, तो हमें जो है कुछ मॉरल वैल्यूज़ वाली स्टोरीज सुनाई जाती हैं और फिर वो वैल्यूज़ हमारे अंदर इनकलकेट करने की कोशिश की जाती है। कहते कि बचपन में बच्चे को कुछ नहीं पता होता, नैतिकता की कमी होती है। मैं खुद को सब के लिए कभी भी सामंजस्य नहीं कर सका। मेरी सहानुभूति टिड्डे के साथ थी और कुछ समय तक उस पर अपना पैर रखे बिना कभी चींटी को नहीं देखा, है ना। माई सिंपथीज वर विद द ग्रास हॉपर एंड फॉर सम टाइम I never saw an ant without putting my foot on it. In this summary, and as I have discovered since entirely human fashion, I sought to express my disapproval of prudence and common sense. तो फिर वो कहते कि इस सारांश में जहाँ तक कि मैंने देखा है, ठीक है, वो ये है कि मैं मानवीय विवेक और व्यवहारिक बुद्धि को अमान्यता देता हूँ कि आपके अंदर बहुत सारा विवेक है, आप बुद्धि है और आप जो हैं बहुत ही व्यवहारिक हैं, ठीक है, आप बहुत सोचते हैं दूसरों के बारे में। कहते मैं इसको थोड़ा सा अमान्यता देता हूँ, बिकॉज़ होता यही है कि जो लोग दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं अक्सर वो खुद पिसते हैं और सामने वाला उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। तो ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये सही भी है। आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग ऑफ दिस फेवर व्हेन द अदर डे आई सा जॉर्ज रामसे लंचिंग बाय हिमसेल्फ इन अ रेस्टोरेंट। और फिर वो कहते हैं कि मैं इस कल्पित कहानी को सोचने में मदद नहीं कर सकता, जबकि दूसरे दिन मैंने जॉर्ज रमसे को एक रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाते हुए देखा। आई नेवर saw anyone wear an expression of such deep gloom। कहते कि मैंने कभी किसी को इतने गहरे दुख में नहीं देखा था, उदासी में नहीं देखा था। He was staring into space और कहते वो अंतरिक्ष की तरफ घूर रहे थे। He looked as though the burden of the whole world sat on his shoulders। और इस तरह से लग रहे थे जैसे पूरी दुनिया की जो टेंशन्स हैं उसी पर है, उनके कंधों पर ही है। आई वॉज सॉरी फॉर हिम। और कहते कि मुझे उस पर दुख आया। आई सस्पेक्टेड एट वंस दैट हिज फॉर्चुनेट ब्रदर हैड बीन कॉजिंग ट्रबल अगेन। और कहते कि मुझे शक हुआ कि उनका जो वो खुशकिस्मत भाई है वो पक्के तौर पे उसके लिए कोई ना कोई जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट कर रहा होगा। आई वेंट अप टू हिम एंड हेल्ड आउट माई हैंड। कहते मैं उसके पास गया, उसने मेरा हाथ पकड़ा। हाउ आर यू आई आस्क्ड। मैंने उससे कहा कि आप कैसे हैं। आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट। और फिर वो जो कहता है कि मैं खुश नहीं हूँ। इज इट टॉम अगेन। ही साइड। येस इट इज़ टॉम अगेन। फिर कहते कि मैंने पूछा कि क्या फिर टॉम ने दोबारा कोई मुश्किल जो है वो खड़ी कर दी है। तो वो बड़ा दुख से एक आह भरते हुए कहता है कि हाँ, उसने ही मुझे जो है वो दुखी कर रखा है। वाई डोंट यू चक हिम। तो फिर वो कहते हैं कि आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते। यू हैव डन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर हिम। कि इस दुनिया में आपने उसके लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया है। यू मस्ट नो बाय नाउ दैट ही इज़ क्वाइट होपलेस। और अब आपको पता होना चाहिए कि उससे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद जो है वो नहीं की जा सकती। आई सपोज एवरी फैमिली हैज़ अ ब्लैक शीप। और फिर वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि हर एक परिवार में एक काली भीड़ होती है। अब काली भीड़ क्यों कहा। काला जो शब्द है वो बुरे जो चीज़ का प्रतीक होता है। तो हमारे हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई एक जो इंसान ऐसा होता है जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला होता है। टॉम हैड बीन अ सोर ट्रायल टू हिम फॉर 20 years। और कहते 20 साल से टॉम ने के साथ वो उसी मतलब जो था रिश्ते में
एक उसके रिश्ते में जो खटास आ चुकी थी, मतलब उन दोनों का रिश्ता जो था वो बहुत अच्छा नहीं था. ही हैड बिगन लाइफ डिसेंटली इनफ. कहते कि उसने शालीनता पूर्वक अपनी जो ज़िंदगी थी उसको शुरू किया था. ही वेंट इनटू बिजनेस. वो व्यापार में गया. मैरिड, शादी की. एंड हैड 2 चिल्ड्रन. और उसके 2 बच्चे भी हुए. किसके? टॉम के. द रैमसे वर perfectly respectable people and there was every reason to suppose that Tom Ramsey would have a useful and honorable career. तो इस प्रकार से रामजे का लोगों में एक जो थी वो रिस्पेक्ट थी और हर तरह से ये उम्मीद की जा रही थी कि रामजे का एक अच्छा और आदरणीय जो था वो करियर जो है वो होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से अपना जो था बिजनेस कर रहा था. बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, विदाउट वार्निंग, बिना किसी चेतावनी के, ही अनाउंस्ड, उसने जो था एक घोषणा की, दैट ही डिड नॉट लाइक वर्क, कि वो काम करना पसंद नहीं करता था. एंड दैट ही वॉज नॉट सूटेड फॉर मैरिज, और वो शादी करने के लिए अभी सूटेड नहीं था. ही वॉन्टेड टू इंजॉय हिमसेल्फ. वो खुद अपनी ज़िंदगी को जो था वो उसमें मौज मस्ती करना चाहता था. ही वुड लिसन टू नो एक्सपर्टुलेशंस, और वो किसी भी जो था की बात नहीं मानता था. ही लेफ्ट हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया. एंड हिज ऑफिस, और उसने अपना जो काम था वो भी छोड़ दिया. ही हैड अ लिटिल मनी, उसके पास थोड़े से पैसे थे. एंड ही स्पेंट 2 हैप्पी ईयर्स इन द वेरियस कैपिटल्स ऑफ यूरोप, और उसने वो 2 साल यूरोप के अलग अलग कैपिटल्स को पूरे अच्छे से घूमा और enjoy किया. Rumors of his doings reached his relations from time to time and they were profoundly shocked. profoundly का मतलब होता है कि बहुत गहन रूप से, कि जो वो जो भी काम करता था वो उसके रिश्तेदारों तक उसका पता लग जाता था समय समय पर, और उनको उस चीज़ का बहुत ही गहन दुख होता था. तो ही सर्टेनली हैड अ वेरी गुड टाइम. वो नो डाउट कि वो जो अपना टाइम था वो बहुत अच्छा जो था पास कर रहा था. दे शूक देयर हेड्स एंड आस्क्ड व्हाट वुड हैपन व्हेन हिज मनी वाज स्पेंट. जब उनको उसके कारनामों के बारे में पता लगता कि वो किस तरह से अय्याशी में अपना पैसा उड़ा रहा है, तो फिर उनके रिश्तेदार बहुत जो थे निराश होते थे, अपना सिर हिलाते थे और कहते थे कि इस बंदे का क्या बनेगा जब इसके पास सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा. दे सून फाउंड आउट ही बोरोड, और फिर उन्हें पता लगता कि वो किसी से उधार लेके जो अपना काम चला रहा था. ही वॉज चार्मिंग एंड अनस्क्रप्लस, और वो जो था बहुत ही मौज मस्ती करने वाला था, आकर्षक था और बड़ा ही बेशरम टाइप का था, यानी कि उसे कोई शर्म नहीं आती थी किसी से पैसे मांगने के लिए. आई हैव नेवर मेट एनीवन टू whom it was more difficult to refuse a loan. और कहता कोई होगा जो उसे लोन देने के लिए रिफ्यूज़ करता होगा, क्योंकि वो बहुत ही आकर्षित था और बहुत ही चार्मिंग था. ही मेड अ स्टेडी इनकम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड ही मेड फ्रेंड्स ईजीली. वो अपने फ्रेंड्स बहुत आराम से बनाता था और फिर उनसे पैसे ऐंठ लेता था. बट ही ऑलवेज सेड दैट द मनी यू स्पेंट ऑन नेसेसिटीज वाज बोरिंग. और वो हमेशा कहता था कि आप सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अगर पैसा खर्च कर रही हो ना तो वो बहुत ही बोरिंग है. द मनी दैट वाज अम्यूजिंग टू स्पेंड वाज द मनी यू स्पेंड इन लग्जरीज. कहते पैसा खर्चने में तब मज़ा आता है जब आप अपनी ऐशो आयाश वाली ज़िंदगी जो है वो जीते हो. फॉर दिस ही डिपेंडेंट ऑन हिज ब्रदर जॉर्ज, और इस चीज़ के लिए वो अपने भाई जॉर्ज पर जो था आश्रित था. ही डिड नॉट वेस्ट हिज चार्म ऑन हिम. वो उस पर अपना आकर्षण जो था उसको वेस्ट नहीं करता था. जॉर्ज वॉज अ सीरियस मैन. जॉर्ज जो था वो एक गंभीर आदमी था. एंड इनसेंसिबल टू सच एंटाइसमेंट, और इस तरह की दलीलों से जो था उसे कोई काम मतलब फ़र्क नहीं पड़ता था. मतलब वो जैसे भी उसको लुभावनी बातें करता था तो वो उसके प्रति, क्योंकि उसका भाई था तो वो असंवेदनशील हो गया था. उसको पता था कि ये अब कोई ना कोई मस्का लगा के पैसे लेगा. जॉर्ज वाज रिस्पेक्टेबल. जॉर्ज की बहुत इज्जत थी. वंस और ट्वाइस ही फेल टू टॉम्स प्रोमिसेस टू अमेंडमेंट एंड गेव हिम
considerable sums in order that he might make a fresh start. एक दो बार तो टॉम ने जो था उसे बेवकूफ़ बनाया और प्रॉमिस किया कि वो अपने आप में सुधार कर लेगा और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा। तो उसकी इस बातों में फंसकर जो जॉर्ज था उसने उसको कुछ पैसे दे दिए थे। ऑन दीज टॉम बॉट अ मोटर कार एंड सम वेरी नाइस ज्वेलरी। जब उसने पैसे दिए तो टॉम ने क्या किया, अपना वादा तोड़ दिया और एक मोटर कार लेके आया और बहुत ही सुंदर गहने लेके आया। बट व्हेन सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड जो टू रियलाइज दैट हिज ब्रदर वुड नेवर सेटल डाउन, ही वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ हिम। पर जब हालात ऐसे हो गए कि जॉर्ज को ये आभास हो गया कि उसका भाई तो सुधरने वाला नहीं है, तो फिर उसने उसके तरफ से अपने हाथ झाड़ दिए, यानी कि उसने उसको पैसा देना बंद कर दिया। टॉम विदाउट अ कॉम बिगेन टू ब्लैकमेल हिम। और फिर क्या हुआ कि जो पैसे मिलने के बाद जब उसने कार वगैरह ली तो जॉर्ज को गुस्सा आया और वो उसने उसे पैसे देने से मना कर दिया। तो टॉम जॉर्ज को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। अब वो उसको ब्लैकमेल कैसे करना शुरू कर देता है, वो कहता है कि इट वॉज नॉट वेरी नाइस फॉर अ रिस्पेक्टेबल लॉयर टू फाइंड हिज ब्रदर शेकिंग कॉकटेल्स बिहाइंड द बार ऑफ हिज फेवरेट रेस्टोरेंट और टू सी हिम वेटिंग ऑन द बॉक्स सीट ऑफ अ टैक्सी आउटसाइड हिज क्लब। और कहता कि क्या कहते कि एक आदरणीय वकील के लिए अच्छा नहीं होगा कि उसके मनपसंद रेस्तरां के पीछे कॉकटेल हिलाते हुए यानी कि सेवा करते हुए उसका भाई मिले या उसे अपने क्लब के बाहर टैक्सी के बॉक्स स्केल पर इंतज़ार करते हुए देखा जाए। देन जब वो इस तरह से ब्लैकमेल करता है तो फिर टॉम जो है जो जॉर्ज है वो उसे क्या उत्तर देता है, वो कहता है but if George could oblige him with a couple of £100, he did not mind for honor of the family giving it up. George paid. Once Tom nearly went to prison. अब क्या होता है कि टॉम कहता है कि अगर वो उसे कुछ एक 100 रुपये दे देगा तो कहता कि वो ऐसा नहीं करेगा और जो परिवार है उसकी इज्जत को धब्बा भी नहीं लगेगा। वंस टॉम नियरली वेंट टू प्रिजन। एक बार जो था टॉम लगभग जेल ही चला गया। जॉर्ज वॉज टेरिबली अपसेट। इस पर जो जॉर्ज था उसका जो बड़ा भाई था वह बहुत ही जो था परेशान था। ही वेंट इन टू द होल डिस्क्रेडिबल अफेयर और वह पूरी तरह से बदनाम हो गया था। रियली टॉम हैड गॉन टू फार। ही हैड बीन वाइल्ड, थॉटलेस एंड सेल्फिश, बट ही हैड नेवर बिफोर डन एनीथिंग डिसऑनेस्ट। फिर वो कहता है कि सचमुच टॉम बहुत दूर चला गया था। वह जंगली, विचारहीन और स्वार्थी था, लेकिन उसने पहले कभी कोई बेईमानी जो थी वो नहीं की थी। बाय विच जॉर्ज मीन इलीगल, कि कोई उसने गैर कानूनी काम नहीं किया था। इफ़ ही वर प्रोसिक्यूटेड ही वुड अश्योरली बी कन्विक्टेड। और कहते कि अगर उस पर मुकदमा अगर वो पकड़ा गया तो फिर कहते कि वो जो है उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसको दोषी ठहरा दिया जाएगा। He was determined to take the matter into the man Tom had cheated। और वो बंदा जिससे कि टॉम ने चीट किया था यानी कि धोखा किया था, a man called क्रॉनशा, और उसका नाम क्या था, क्रॉनशा, ठीक है, जिसके साथ कि टॉम ने धोखा किया था। वॉज विंडिक्टिव, वो बहुत ज़्यादा जो था वो क्रोध की भावना रखे हुए था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ये सोच रहा था कि उसने उसको धोखा दिया है तो प्रतिशोध वाला जो हम कहते हैं कि उसका एटीट्यूड हो गया था। ही वॉज डिटर्मिन टू टेक द मैटर इन टू द कोर्ट, और उसने निश्चय कर लिया था कि वो उसे कोर्ट में घसीटेगा, अदालत में घसीटेगा। ही सेड टॉम वॉज अ स्काउंड्रल, उसने कहा कि टॉम जो है वो स्काउंड्रल है, बदमाश है, एंड शुड बी पनिश्ड, और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इट कॉस्ट जॉर्ज in an infinite deal of trouble and £500 to settle
दैट अफेयर। इससे जो था जॉर्ज बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था और उसे 500 पाउंड जो देकर इस मामले को रफा दफा करना पड़ा। आई हैव नेवर सीन हिम इन सच अ रेज एज व्हेन ही हर्ड that Tom and Cronshaw had gone off together to Monte Carlo the moment they cashed the check। और जब उनको चेक मिला, ठीक है, उसने चेक दिया उसको 500 पाउंड्स का, तो उस वक्त उसे पता लगा कि ये दोनों मोंटे कार्लो जो पूरा मौज मस्ती करके आई हैं, दे स्पेंट अ हैप्पी मंथ देयर, और उन दोनों ने वहाँ पे बड़ी खुशी से एक महीना जो था वो बिताया था। यानी कि जानबूझ के ये जो एक ड्रामा था प्ले किया गया था कि मैं इसको कोर्ट में घसीटूंगा। उनको पता था कि बड़ा भाई है और वो इज्जत बचाने के लिए पैसे दे देगा, तो इसलिए जो जोश था उसको गुस्सा आया था। फॉर 20 years Tom raced and gambled, philandered with the prettiest girls, danced at in the most expensive restaurants and dressed beautifully। 20 साल तक टॉम ने दौड़ लगाई और सबसे सुंदर लड़कियों के साथ घूमते हुए, नाचते हुए, सबसे महंगे जो रेस्टोरेंट्स होते थे वहाँ पे वो जो था रहता था और सुंदर कपड़े पहनता था। He always looked as if he had just stepped out of the bandbox, और वह ऐसे दिखता था जैसे उसने अभी अभी बैंडबॉक्स से बाहर कदम रखा हो। He always looked as if he had just stepped out of the bandbox, though he was 46. You would never have taken him for more than 35। चाहे वो 46 साल का था, लेकिन वो दिखने में जो था 35 साल से ज़्यादा नहीं लगता था। He was a most amusing companion, and though you knew he was perfectly worthless, you could not but enjoy his society। कहते कि हालांकि वह सबसे मनोरंजक साथी था, और यद्यपि आप जानते थे कि वह पूरी तरह से बेकार था, लेकिन आप उसकी कंपनी में पूरा मनोरंजन करते थे। समटाइम्स होता है ना कि हमें पता लगता है कि ये बंदा बिल्कुल निकम्मा है, लेकिन वो इतना जोली था कि कोई भी जो था उसकी सोसाइटी में उसके साथ रह के जो था वो बहुत मज़े लेता था। ही हैड हाई स्पिरिट एंड अनफेलिंग गेटी एंड इनक्रेडिबल चार्म। वह एक उच्च आला आत्मा वाला व्यक्ति था और एक आकर्षक था, उल्लास से भरा हुआ था और उसमें एक अविश्वसनीय आकर्षण था। I never grudged the contributions he regularly left on me for the necessities of his existence। और फिर वो कहता है कि मैंने कभी भी उसके योगदानों की सराहना नहीं की। उसने अपने अस्तित्व की आवश्यकताओं के लिए मुझ पर नियमित रूप से जो था योगदान जो था वो दिया था। और I never lent him 50 pounds without feeling that I was in his debt। और कहता कि कभी यह महसूस नहीं किया था कि उसके कर्ज में डूबा हुआ था, क्योंकि वो उसका भाई था और उसको वो जो था पैसे दे देता था अपना फ़र्ज समझ के। टॉम रामसे न्यू एवरीवन एंड एवरीवन न्यू टॉम रामसे। टॉम रामसे सबको जानता था और सब लोग टॉम रामसे को भी जानते थे। अब क्यों जानते थे? क्योंकि वो स्पेंडथ्रिफ्ट था, इंजॉय करता था लाइफ को, उसके बहुत सारे दोस्त थे। यू कुड नॉट अप्रूव ऑफ हिम बट यू कुड नॉट हेल्प लाइकिंग हिम। आप कहते चाहे उसे जो थे अप्रूव नहीं कर सकते थे, मान्यता नहीं दे सकते थे कि ये अच्छा आदमी है, लेकिन आप उसे पसंद करने के लिए बिल्कुल हेल्पलेस थे, क्योंकि वो इतना जो था चार्मिंग था कि उसकी कंपनी, उसकी बातें सबको बहुत अच्छी लगती थी। पुअर जॉर्ज, ओनली अ ईयर ओल्डर देन हिज स्केपग्रेस ब्रदर, लुक्ड 60। और उसका भाई बेचारा जॉर्ज जो कि उससे सिर्फ 1 साल बड़ा था, लेकिन वो कितने का लगता था? 60 का लगता था। He had never taken more than a fortnight holiday in the year for a quarter of a century। और कहते कि उन्होंने कभी भी 2 वीक से ज़्यादा साल में कभी जो थी वो छुट्टी नहीं ली थी। He was in his office every morning at 9:30 and never left it till 6। वो सुबह 9:30 अपने ऑफिस में होते थे और शाम के 6 बजे तक
ऑफिस को छोड़ते नहीं थे. ही वॉज ऑनेस्ट, इंडस्ट्रियस एंड वर्दी. वो बहुत ही जो थे ईमानदार थे और जो थे मेहनती थे और योग्य थे. ही हैड अ गुड वाइफ. उनकी वाइफ बहुत अच्छी थी. टू होम ही हैड नेवर बीन अनफेथफुल इवन इन थॉट. और जिसके साथ वो कभी भी जो अनफेथफुल मतलब सोच में भी नहीं हो सकते थे. एंड 4 daughters टू होम ही वॉज द बेस्ट ऑफ फादर. और उनकी 4 बेटियां थी जिनके वो सबसे अच्छे पिता थे. ही मेड ए पॉइंट ऑफ सेविंग अ थर्ड of his income, and his plan was to retire at 55 to a little house in the country where he proposed to cultivate his garden and play off. कहते कि उन्होंने यह निश्चय किया था कि वे अपनी आमदन का जो तीसरा हिस्सा है वो बचाएंगे और 55 के जब हो जाएंगे तो वो सेवानिवृत्त होकर एक छोटे से घर में जाएंगे जहां उन्होंने बगीचे में खेती करने का प्रस्ताव रखा हुआ था और गोल्फ खेलेंगे. His life was blameless. उनकी जो लाइफ थी उस पर किसी तरह का कोई ब्लेम नहीं था, यानी कि निर्मल थी. He was glad that he was growing old. वो खुश थे कि वो बूढ़े हो रहे हैं. Because Tom was growing old too. क्योंकि उनके साथ साथ टॉम भी बूढ़ा हो रहा था. He rubbed his hands and said. उन्होंने अपने हाथ जो थे वो मले और कहा. इट वॉज ऑल वेरी वेल व्हेन टॉम वॉज यंग एंड गुड लुकिंग. कहते कि यह सब बहुत अच्छा था जब टॉम युवा लगते थे और अच्छे लगते थे. बट ही इज़ ओनली अ ईयर यंगर देन आई एम. लेकिन वो मेरे से सिर्फ 1 साल ही छोटा था. In 4 years he will be 50. 4 साल बाद वो 50 का हो जाएगा. He won't find life too easy then. उस वक्त उसके लिए लाइफ जो थी वो इतनी आसान नहीं हो पाएगी क्योंकि 4 साल और बूढ़ा हो जाएगा. I shall have 30,000 pounds by the time I am 50. कहते कि जब मैं 50 साल का होऊंगा ना, मैंने इतना पैसा बचा लिया कि मेरे पास 30,000 जो पाउंड्स जो हैं वो पैसा मेरे पास होगा. For 25 years I have said that Tom would end in the gutter. और कहते 25 साल से मैं कहता आ रहा हूँ कि वो ना एक नाले में अपनी ज़िंदगी जो है वो बिताएगा. And we shall see how he likes that. और फिर हम देखेंगे कि उसे कैसा लगता है. We shall see if it really pays best to work or to be idle. कहते फिर उसे पता लगेगा कि काम करना सही था या बेकार में घूमना फिरना जो था वो ठीक था. Poor George, I sympathized with him. और बेचारा जॉर्ज. कहते कि लेखक कहते हैं कि मुझे उस पर जो है तरस आता है. I wondered now as I sat down beside him to hear what infamous thing Tom had done. और कहते कि अब मैं उसके पास में बैठ गया, बगल में बैठ गया और मैंने पूछा कि अब उसने ऐसा क्या किया है. जॉर्ज was evidently very much upset. और जो जॉर्ज था वो ज़ाहिर तौर पे बहुत ही परेशान था. डू यू नो वट हैपन नाउ, ही आस्क्ड मी. उसने कहा कि पता है अब क्या हुआ. आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. और कहता कि क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ. मुझसे पूछा कि मैं इससे बुरा. कहते कि अब क्या होगा. आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. आई वंडर्ड इफ टॉम हैड गोट इनटू द हैंड्स ऑफ द पुलिस एट लास्ट. फिर वो कहते हैं कि मैं सबसे बुरी बात सुनने के लिए तैयार था. और वो बात क्या थी कि शायद जो टॉम है उसे पुलिस ने पकड़ लिया होगा. जॉर्ज कुड हार्डली ब्रिंग हिमसेल्फ टू स्पीक. जॉर्ज बड़ी मुश्किल से जो था वो बोल भी नहीं पा रहा था. यू आर नॉट गोइंग टू डिनाई दैट ऑल माई लाइफ आई हैव बीन हार्ड वर्किंग. फिर वो लेखक से कहता कि तुम इस बात से इनकार नहीं करते कि मैंने पूरी ज़िंदगी में जो है बहुत मेहनत की है. डिसेंट, रिस्पेक्टेबल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. कहते मैं बहुत ही जो था डिसेंट था और कहता कि मैंने बहुत ही जो ईमानदारी वाली, शालीन और एक सीधे व्यक्ति की तरह जो ज़िंदगी है वो बिताई है. आफ्टर ए लाइफ ऑफ इंडस्ट्री एंड थ्रिफ्ट I can look forward to retiring on a small income in gilt-edged
securities. I have always done my duty in that state of life in which it has pleased Providence to place me. कहते औद्योगिक जीवन के बाद मैं एक छोटी सी जो थी आय पर रिटायर होने के लिए जो था तैयार था, और मैं अपनी उस औद्योगिक ज़िंदगी में अपना हर फर्ज निभाया जिसमें कि मुझे खुशी जो थी वो मिलती थी. ट्रू. Such. And you can't deny that Tom has been an idle, worthless, dissolute and dishonorable rogue. और कहते कि आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो टॉम था वो किस तरह का इंसान था. वो किस तरह का इंसान बताता है उसे? बेईमान बताता है, बदमाश बताता है, और कहता है कि वो जो था वर्थलेस था, आइडल था, बेकार था, वर्थलेस था, डिसोल्यूट था, स्वच्छंद था, डिसऑनरेबल रोग था. इफ़ देयर वर एनी जस्टिस ही हैड बी इन वर्क प्लेस. और कहता कि अगर कहीं न्याय था वह कार्यस्थल पर ही था. ट्रू. सच में जॉर्ज ग्रू रेड इन फेस, और जॉर्ज का जो फेस था, जो चेहरा था, वो लाल हो गया था. A few weeks ago, he became engaged to a woman old enough to be his mother. और फिर वो उसने लेखक को बताया कि कुछ जो हफ्ते पहले उसने एक बूढ़ी औरत से जो थी वो शादी कर ली थी, और इतनी बूढ़ी थी जो कि उसकी माँ की उम्र की थी. एंड नाउ शी इज़ डाइड, और अब जब वो मर गई है, एंड लेफ्ट हिम एवरीथिंग शी हैड, और उसने उसके लिए वो सब कुछ छोड़ दिया टॉम के लिए, जो कि उसके पास था. £500,000 की £500,000 अब उसके पास है. याक्ट एक बोट है. अ हाउस इन लंदन, लंदन में एक घर है. एंड अ हाउस इन द कंट्री, और देश में भी उसका घर है. जॉर्ज राम से बिट हिज क्लेंच्ड फिस्ट ऑन द टेबल, और फिर उसने अपनी बंद मुट्ठी जो थी वो टेबल पर जोर से मारी. इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है. आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है. डैम, इट्स नॉट फेयर, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है. आई कुड नॉट हेल्प इट. कहता कि मैं इसमें क्या कर सकते थे. लेखक कहते हैं कि मैं क्या कर सकता था. आई बस्ट इन टू अ शाउट ऑफ लाफ्टर एज आई लुक्ड एट जॉर्ज wrathful फेस. और कहते कि मैंने जब उसको देखा गुस्से में, और उसके चेहरे पे इतना ज़्यादा गुस्सा था, तो कहता कि मेरी जो हंसी थी वो निकल गई. आई रोल्ड इन माई चेयर, आई वॉज नियरली फेल ऑन द फ्लोर. कहते मैं अपनी कुर्सी पे जो था लुढ़क गया, और जो था मैं गिरने ही वाला था फर्श पे, लगभग गिर चुका था. जॉर्ज नेवर फॉरगेव मी. जॉर्ज ने कहते इसके लिए मुझे कभी माफ़ नहीं किया, क्योंकि मैं उस पर हंस रहा था. वो दुखी था लेकिन मैं हंस रहा था. लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, बिकॉज अगर टॉम की जो लक थी वो अच्छी थी, मतलब उसने चाहे धोखा किया किसी के साथ, ऐसी औरत के साथ मैरिज कर ली जो कि उसकी माँ की उम्र की थी, और वो उसके लिए ढेर सारा पैसा छोड़ गई, तो इसमें लेखक कुछ नहीं कर सकता था. बट जो जॉर्ज था उसे इस बात का शायद कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि वो सारी उम्र जो था मेहनत करता रहा, और सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करता रहा, और तब जाकर उसके पास £35,000 था. लेकिन उसके पास बिना कुछ किए एक बूढ़ी औरत से शादी करने के बाद उसके पास कितना पैसा था? £500,000 था. बट टॉम ऑफन आस्क मी टू एक्सेलेंट डिनर इन हिज चार्मिंग हाउस. लेकिन वो लेके कहते हैं कि टॉम अक्सर मुझे अपने सुंदर घर में जो था मुझे खाने के लिए इनवाइट करता था. एंड इफ़ ही ओकेजनली बोरोज अ ट्रेवल फ्रॉम मी दैट इज़ मियरली फोर्स ऑफ हैबिट. और कभी कभार अगर वो कुछ मांगता था तो फिर वो उसकी हैबिट थी, वो अपनी जो थी आदत से मजबूर था. इट इज़ नेवर मोर देन अ सॉवरेन. और फिर वो कहता है कि यह एक संप्रभु से अधिक और कुछ नहीं था. तो बच्चों इसमें हमने देखा है कि जो ग्रास ऊपर और आंट के माध्यम से हमें उसकी कहानी के माध्यम से हमें सिखाया जाता था कि हम में डिग्निटी ऑफ लेबर होना चाहिए, है ना, और हमें मेहनत करना चाहिए, तभी जाकर हमारी लाइफ जो इजी होगी. लेकिन लेखक कहते हैं कि ऑलमोस्ट ऐसा नहीं होता है. समटाइम्स जो रियल लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें
कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ गड्ढा ढोते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, लेकिन फिर भी ये एक फैक्ट है कि जो किस्मत उनके खिलाफ जाती नज़र आती है। बट समटाइम्स जो आइडल पर्सन होते हैं, जो बेकार पर्सन होते हैं, जो सिर्फ गॉसिप करते हैं, जो खाने पीने में ऐशो आयाश भरी ज़िंदगी जीते हैं, तो वो किसी ना किसी माध्यम से जो है एंड तक जो है वो अपनी लाइफ को जीते रहते हैं। इसी के लिए लेखक ने कहा था कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि किसी को अपनी लाइफ जो है ईमानदारी के साथ नहीं जीनी चाहिए, किसी को पैसा जो है थोड़ी बहुत मेहनत नहीं करके बचाना नहीं चाहिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि फैक्ट यही है कि समटाइम्स अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और जो बुरे लोग होते हैं वो लाइफ में हमेशा इंजॉय करते रहते हैं। आई होप कि आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। एंड बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, कि बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक होना भी किसी भी इंसान के लिए थोड़ा बहुत जो आज के माहौल को हम देखें तो कोई आपको चीट कर सकता है, तो आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए, रियलिटी में जाना चाहिए एंड समटाइम्स जो है खुद की लाइफ को जहाँ भी मौका मिले उसको जीना ज़रूर चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।